अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। टिप टिप करती सुबह, लेकिन उसके साथ साथ धुले धुले लाहौर, इस्लामाबाद और इसकी दीगर इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ भी हम सुने जा रहे हैं। मैं हूँ इमरान हसन। आपको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपकी सब अच्छी हुई है। बारिश का सिलसिला कल से जारी है, इस पर ज्यादा तबसरा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये दुआ जरूर है। ज्यादा बारिश हो रही है, अर्मिला हसन का जिस तरफ इशारा है। अगर तो आप वो बराह रास्त नाजरीन महसूस कर सकें तो आपकी जहानत है, न कर सके तो हम नहीं बताएंगे। हाँ, हम बताएंगे, हम बता रहे हैं कि बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। अच्छा, तो सिर्फ ये दुआ है कि अल्लाह करे खैर की बारिश हो और कहीं कोई ऐसा वाकया ना हो जिससे किसी की जिंदगी मुतासर हो, चाहे जानी या माली, किसी किस्म का नुकसान हो। उसके अलावा 8 मुहर्रम उल हराम भी है। इस सिलसिले में क्योंकि जुलूसों का, मजालिस का एहतमाम भी किया जाता है, तो लोगों की बड़ी तादाद होती है जो लोग इकट्ठे होते हैं। तो एक चीज़ मैं कल भी इनफेक्ट कहना चाह रहा था, बट मेरे जहन से निकल गई कि एहतियात जरूर करें इकट्ठे होते हुए, अपना और गिरदोनवा का ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। और साथ साथ इस मौसम के अंदर चूंकि बहुत सारे लोग इस वक्त हज से वापस आए थे, तो वहाँ पे चूंकि गैदरिंग ज्यादा होती है, बहुत सारे इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस आपको एक दूसरे से लग सकते हैं। सो बी मेक श्योर कि आप मास्क पहन लें, ताकि अगर आप कोविड ना सही इन रीजंस की वजह से भी, ताकि आप खुद भी महफूज रहें और आपके इर्द गिर्द वाले आपकी वजह से कोई दूसरा भी मुतासिर। हाँ, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जुलूसों के अंदर नॉर्मली लोग बहुत करीब होते हैं, तो इसमें आपको थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। चलें जी, अब हम क्या बात करेंगे? अब हम 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो थोड़ी अच्छी नहीं है उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन अपने चैनल्स, वेब चैनल्स वगैरह बना रहे हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। उनके लिए थोड़ी सी मे बी बुरी खबर ही मैं तो कहूँगा, लेकिन हम फिल वक्त बात कर लेते हैं कल के ज़बरदस्त कोलंबो टेस्ट की, जो कि पाकिस्तान की काफ़ी हद तक फेवर में है इस वक्त। लेकिन कल की जो हाईलाइट थी, जो कल की एक स्पॉटलाइट रही, वो अब्दुल्ला शफीक के ऊपर रही, जिन्होंने बेहतरीन 200 रन स्कोर किए और अपने आप को उन प्लेयर्स के अंदर शामिल किया जो कि किसी भी मैच में, किसी भी इनिंग्स में 200 रन बना चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ ये मैच पाकिस्तान का जारी है और अब्दुल्ला ने डबल सेंचुरी दाग दी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये जो सीरीज है, ये दूसरा मैच है सीरीज का। पहला पाकिस्तान ने जीता था। अब्दुल्ला शफीक ने 326 गेंदें खेली, 201 रन बनाए और उसके बाद वो आउट हो गए, लेकिन उनकी कमाल इनिंग, 19 चौके 4 छक्के शामिल थे। 19 चौके 4 छक्के और मुल्क से बाहर इंटरनेशनल जो सेंचुरी स्कोर करने वाले 7वें बल्लेबाज हैं। जबकि इससे कबल अगर हम बात करें, साउद शकील, मोहम्मद हफीज, आबिद अली, अजहर अली, आमिर सोहेल और मोहसिन खान का ये जो कारनामा था, इससे कबल गोल्ड टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में साउद शकील ने 208 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली थी और अब अब्दुल्ला शफीक ने कल डबल सेंचुरी स्कोर की है। सो कंग्रेचुलेशंस अब्दुल्ला शफीक। और इस तरह के स्टार्स हमें इस तरह की सीरीज के अंदर मिलते हैं, और पहले हमने साउद शकील को देखा था। अच्छा, अब अब्दुल्ला की डबल सेंचुरी में ना हम आगा की जबरदस्त सेंचुरी को भूल रहे हैं। 132 पे आगा भी इस वक्त नॉट आउट है। आज चौथे दिन का खेल है। काफी हद तक जो इस वक्त बॉल है पाकिस्तान के कोर्ट में नजर आती है। आई मीन कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म का रेजिस्टिंग प्लेयर आके खड़ा हो गया, अरविंदा डिसिल्वा टाइप का, जैसे पहले होते थे अरविंदा श्रीलंकन टीम में, तो हम नहीं कह सकते, वरना काफी हद तक पाकिस्तान ऑलमोस्ट 400 की लीड हमारे पास है। वैसे मैं आपको सारी बातों की बात, एक बात पे मैं आपको जरूर क्रेडिट दूंगी, आप श्रीलंकन प्लेयर्स के नाम लेते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से लेते हैं। उस वक्त के नाम है जब हम बहुत ही गहराई से देखते हैं, वैसे वो पीक भी था श्रीलंका। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब ये चंद गिने चुने नाम है जो आपको शायद याद रह जाते हैं, वरना इमरान ऐसे मुश्किल नाम लेते हैं, मैं परेशान होती हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रही होती। ये दुनिया भर के कमेंटेटर्स का एजाज है जो मौजूदा श्रीलंकन प्लेयर्स के नाम ले सकते हैं। वेरी टफ। खैर जी, इससे पहले कि आगे जाएं, एक और हमने खबर अभी रोजनामा एक्सप्रेस में पढ़ी है और वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हुकूमत ने, अरशाद अंसारी साहब की स्टोरी है जिसके मुताबिक यूट्यूब, वेब चैनल्स, इंटरनेट साइट्स को रजिस्टर करने का फैसला किया है और ये जो ऑनलाइन सरगर्मियां हैं मुख्तलिफ, इनको मॉनिटर करने के लिए लाइक पैमरा में भी एक अथॉरिटी कायम की जाएगी। जो साइबर क्राइम विंग है FIA का, वो भी इसके अंदर शामिल होगा। पीटी से इख्तियारात FIA को दे दिए जाएंगे। और अब ये भी है कि मिनिस्ट्री ने इस हवाले से जो मुसविदा है, जो कानून है, जो क्या उसे कहना चाहिए, ड्राफ्ट है, वो भेज दिया है वफाक को और इस पर अमल दरामद होगा। सो ये जितने भी लोग थ्रिलिंग किस्म के यूट्यूब थंबनेल्स लगाते हैं ना कि खोल के देखिए आगे क्या होगा, प्लीज इस पे रेगुलेटरी, मुझे लगता है कुछ ना कुछ अवॉइड कर पाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम उम्मीद करते हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय पे कदगन नहीं होगा हुकूमत की तरफ से, यानी कि हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि सिर्फ उनकी तारीफ की जाए, तनकीद को भी बर्दाश्त किया जाए। लेकिन ये थंबनेल्स है ना, ये जरूर बदलने चाहिए, बड़े एनोइंग लगते हैं मुझे। ठीक है, चले जी, अब बात कर लेते हैं। हम क्या बात कर लेते हैं? बड़ी आगे, सियासत की बात।
जी, बड़ी खबर में बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से जी मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रहे हैं और भरपूर अपनी इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं। पार्लियामेंट का महाज भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। अहम कानून साजी भी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से मंजूर हो गया, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म को महदूद इख्तियारात देने के हवाले से उनको दे दिए गए हैं और आइंदा आने वाली जो निगरान हुकूमत है उसको मौशी बेहतरी के लिए ज़रूरी फैसले करने का भी इख्तियार होगा। मगर मौशी महाज पर एक बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। सऊदी सफीर के मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए फंड बनाया जाएगा और 7 रियासतों के $8 अरब के असासे इस फंड में मुंतकिल किया। अरे वाह वाह वाह। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब जो मुल्की माशी तरक्की है इसमें शराकतदार बनने का भी इंदिया दिया है। खुश हो कि परेशान हो, ये भी बात है, कंफ्यूज इस पर बात करेंगे जरा। उधर चीन ने भी पाकिस्तान का $2 अरब 10 करोड़ का कर्ज मजीद मौखिर कर दिया है। कर्ज पर पाकिस्तान को इजाफी सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। स्टेट बैंक ने भी जो मनी एक्सचेंज कंपनीज हैं उनको गैर मुल्की करेंसी के बदले अमरीकी डॉलर्स दरामद करने की इजाजत दे दी है। आपको मालूम है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था बिटवीन द इंपोर्टर्स। इसके अलावा इस फैसले से कई दिनों बाद जो रुपए की कदर है इसमें एक बार फिर इजाफा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि रुपया है वो पानी में फ्लोट कर रहा है। उसको गोते आते हैं, थोड़ा नीचे जाता है, फिर वो मुंह ऊपर निकालता है, सांस लेता है, अंदर नीचे चला जाता है। कुछ ऐसी पिक्चर बनती है मेरे जहन में जब भी ये खबर हम पढ़ते हैं। खैर, जो हालिया माशी पेशरफ्त है इसको देखते हुए ये तो अपनी जगह, लेकिन IMF मायदे की शराइत अवाम पर यकीनी तौर पर भारी हैं, कड़ी हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा हमने देखा है। जो अरमला हसन का मौजूदा बिल आने वाला है उस पर ये इकॉनमी पे 2-3 सेगमेंट्स और करेंगी क्योंकि वो बहुत हैवी होने वाला है। इंशाल्लाह मुझे सेगमेंट करने पड़ेंगे बहुत। लेकिन दूसरी जानब आप खुश तो नहीं होंगी, डॉलर थोड़ा सस्ता हो गया। आपके डॉलर नहीं, मेरे डॉलर्स नहीं है। ये ऑनर जो कैंपेन चलाई जा रही है ये डॉलर्स नहीं है मेरे पास। जनाब वजारत खजाना ने 1 साल का जो मौशी आउटलुक है उसकी रिपोर्ट जारी की है और 1 साल के दौरान अगर बात करें तमाम मौशी इशारिये मनफी रहे हैं। तरसीलात ज़र, बरामदात, माली ज़खायर, बैरूनी सरमायाकारी, रुपए की कदर समेत तमाम इशारिये गिरावट का शिकार है और महंगाई ने भी अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई की मजमूई तौर पर अगर हम बात करें शरह 12% से बढ़कर 29% तक पहुंच गई। बिल्कुल। डॉक्टर खाकान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान नजीब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मईशत के हवाले से बड़ा प्रोमिनेंट नाम है। आप इनको हमारे शो में भी दीगर शोज में भी देखते हैं। इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन से अलग हम अक्सर फायदा उठाते हैं और बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा होता है। आज मौसम हमें मालूम है डॉक्टर साहब इस्लामाबाद का बहुत अच्छा है। वैसे तो जरा सी भी बारिश हो तो पूरा इस्लामाबाद लगता है धुल गया है, लेकिन आज इस अच्छे मौसम का भी क्या आप के तज्जिए के ऊपर कोई असर हो रहा है? आई मीन आप भी थोड़ा सा बेहतर पहले से महसूस कर रहे हैं मुआशी नुक्ता निगाह से? सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये जो मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं, बज़ाहिर तो लग रहा है कि इट्स अ गुड पिक्चर, पाकिस्तान को हेल्प मिलेगा, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर हम परेशान भी हो जाते हैं कि पता नहीं जब ये डॉक्यूमेंट्स रिवील होंगे, जब ये मुआहदे खुलेंगे तो उनके अंदर क्या होगा। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? सो इमरान, एक मिक्स्ड पिक्चर है इकोनॉमी की। 1 साल बंद कर रहे हैं जो बहुत मुश्किल गुजरा है सब पे, जिसमें जैसे अर्मिला कह रही थी कि जो शरह नमू है वो नेगेटिव रही। हमारी इन्फ्लेशन 29% के करीब बंद हुई, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर डिफ़िकल्टी में आए। बट एक नया साल शुरू कर रहे हैं FY24 जो 1 जुलाई को शुरू हुआ, वो एक IMF का एग्रीमेंट हो गया, उससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। बट जो साथ साथ एक काम करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि किसी तरह डॉलर्स जो कि नॉन डेट क्रिएटिंग हो। सो एक नया वर्ड यूज में कर रहा हूँ आपके साथ क्योंकि हमेशा मैंने IMF की बात की है। सो IMF के पैसे, वर्ल्ड बैंक के पैसे, कमर्शियल बैंकिंग के पैसे, हम जो कंट्रीज से पैसे लेते हैं, ये सब डेट क्रिएट करते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द इक्वेशन है जिसको मैं कहता हूँ नॉन डेट क्रिएटिंग, वो ये है कि कोई आता है आपके मुल्क में, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट फार्मिंग में इन्वेस्ट करता है। अब जो सऊदी अरेबिया की इस वक्त टेक है, मिडल ईस्ट की टेक है, वो सबसे ज़्यादा हमारी भी उनके साथ जो टेक है वो है कि किसी तरह हम जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है उसको फ़रोग दें। ना सिर्फ वो फ्रूट, वो वेजिटेबल्स, वो दालें पाकिस्तान में कंज्यूम हो, बट उनकी फूड सिक्योरिटी एक चैलेंज बनती जा रही है, वो इससे यूज करें। ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है 2 वजूहात से। एक, अर्मिला, उनके पास इस वक्त फरावानी है पैसों की फॉर इन्वेस्टमेंट। मिडल ईस्ट इज राइप विद मनी, और पाकिस्तान एक इनहेरेंटली गुड पार्टनर बनता है इसलिए कि हमारे पास बहुत सी जमीन है जो काश्त हो सकती है। और दूसरी बात मैंने कई दफा कही है कि एग्रीकल्चर इज पाकिस्तान ओनली लो हैंगिंग फ्रूट।
बेशक आप, जैसे मैं IMF की बात करता था, ये भी मेरी बात नोट कर लीजिएगा, ये मैं इसलिए कहता हूं कि इसमें यील्ड्स बहुत कम है और वापस आने की गुंजाइश, मतलब हम अपनी मैकेनाइजेशन करें, हम AI इंट्रोड्यूस करें, हम ड्रिप इरिगेशन करें, हम अपने बीज सही करें, अगर ये हम सारा कुछ करना शुरू कर दें, मौसमी हालात सिर्फ अगर बताना शुरू कर दें। अब आपको पता है एक लिम्स के नाम से एस्टैब्लिशमेंट जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने एक अदारा बनाया है जो कि इंटरैक्ट कर रहा है इस वक्त हमारे एग्रीकल्चर के दोस्तों, भाई और बहनों के साथ, ताकि उनको इनफैक्ट यही बता सके कि करंटली क्या हालात हैं, अगले आने वाले दिनों में क्या हालात हैं। सो ये एक ओवरऑल खाका है जो बन रहा है, इसमें एक इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। इसके साथ साथ एक सॉवरन वेल्थ फंड की बात बहुत पुरानी है, मुझे भी याद है कि हमने एक ज़माने में ये कोशिश की थी कि कुछ पाकिस्तान के एसेट्स, लेट से बड़ा आसान ये कि PSO के कुछ जो हमारे हिस्सेस हैं, शेयर्स हैं, हम उनको उसमें रख दें ताकि एक सॉवरन वेल्थ फंड बन जाए। जो PSO है उसका डिविडेंड भी आता है, बाद में उसकी सेल भी हो सकती है। अब ये मुमकिन इसलिए हो गया कि हम पहले प्राइवेटाइज करते थे ओनली थ्रू द प्राइवेटाइजेशन कमीशन। अब हमें एक ये इजाजत मिल गई है लॉ में कि हम इंटर गवर्नमेंटल शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि हम जाकर UAE से अगर तय करते हैं कि वो हमारे कुछ एसेट्स लेना चाहते हैं, जैसे कराची पोर्ट ट्रस्ट पे बर्थ जो है उनको दी गई, कतर से अगर हम LNG पावर प्लांट्स की बात करें। सो आई थिंक दिस इज ऑल व्हाट इज बीइंग थॉट ऑफ। ये इसलिए अच्छा है कि नॉन डेट क्रिएटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और जो आखिरी चीज जो मोर एंड अगेन समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट इज द इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग एंड मिनरल्स। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा और बहुत ही बड़ा ज़खायर हैं कंपेयर टू व्हाट वी हैव डन। मतलब रिकॉर्ड एक हम इतने साल से नहीं कर सके। पोटेंशियल इज $100 बिलियन ओवर 50 years, लेट से $2-2.5 अरब पर ईयर। अब आप सोचें कि ये मतलब हाउ बिग दैट अमाउंट। सो यू नो एक ये सारा काम है। हम अगर अपनी तवज्जो डे टू डे रनिंग ऑफ द इकोनॉमी से निकालें और हम नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डालें तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन अंदाज में था कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकती है और खुशाइंद भी है। चीन ने भी पाकिस्तान का जो कर्जा है $2 अरब 10 करोड़ का, उस पर उसको मौखर कर दिया है और उस पर सूद नहीं देना पड़ेगा। फिर दूसरी जानिब जो मनी एक्सचेंज कंपनीज हैं उनको अमेरिकन डॉलर्स दरामद करने के हवाले से भी इजाज़त दी गई है। आपको क्या लगता है इसके बाद जो स्टेबिलिटी है रुपए की कीमत के अंदर वो किस हद तक बेहतर होगी? क्योंकि जिस तरह भी इमरान भी मेंशन कर रहे थे कि रुपए की कदर बहुत एक अजीब सी सिचुएशन में कि एकदम से वो गौता खाता है फिर सर निकालता है। सो हाउ डू यू सी आने वाले दिनों में चीज़ें कितनी बेहतरी की तरफ जाएंगी? चाइना हैज बीन अ फ्रेंड एट दैट टाइम जब कोई और सामने भी नहीं आता। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि एक केयर टेकर का ज़माना था, वी अगेन नीडेड सम फंड्स एंड चाइना केम थ्रू ऑन वन फोन कॉल एंड यू नो सारा प्रोसेस किया। अभी आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $2.9 अरब पे चले गए थे, जुलाई से पहले की बात कर रहा हूँ। चाइना ने तब भी आपकी जो इंटर गवर्नमेंटल मनीज थी वो भी आपको रोल ओवर कर दी, और जो बैंकों के लोन थे, बिकॉज आपको मालूम है कि चाइना के जो बैंक्स हैं दे आर लार्जली दे यू नो टू द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो भी कर दिया। अब चाइना इज आवर बिगेस्ट क्रेडिटर, हम सबसे ज़्यादा जो इस वक्त अपनी रकम लिए बैठे हैं। मैं रकम आपको बता देता हूँ, अगर हमारा मजमूई फॉरेन कर्जा $100 अरब का है तो इमरान हमारे पास उसमें से $30 अरब जो हैं वो चाइना के हैं, कमर्शियल और गवर्नमेंट के मिलाकर। तो आप सोच सकते हैं कि हर आने वाले माह या हर आने वाले क्वार्टर में कितनी ऐसे लोन्स ड्यू हो जाते हैं। सो ये चाइना उनको रीरोल भी कर देता है, यानी कि जो गवर्नमेंट के लोन्स हैं वो रोल ओवर हो जाते हैं, हम वापस ही नहीं करते। जो फाइनेंसिंग बैंकों की है वो दुनिया में ऐसे ही काम होता है, हम बैंक को वापस करते हैं। ICBC एक चाइना का बैंक, हम उसको वापस करते हैं और वो हमें फौरी तौर पे पहले महीने लग जाते थे, अब हफ्तों में रीफाइनेंस कर देता है। यानी कि अल्टीमेटली एक हेल्प मौजूद है। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को बिलखुसूस हम जो विजुअल चला रहे हैं तो वी सीन हिम क्वाइट मोबिलाइज्ड। सोवा द न्यू आर्मी चीफ, अब तो नए नहीं हैं, टाइम हो गया उनको, लेकिन उन्होंने भी बड़े विजिट्स किए और 2 के उसमें जो सलामती और
डिफेंस के मामलात हैं वो ज़ेर बहस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कहीं बैकडोर ओबियसली इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और प्राइम मिनिस्टर बिलखुसूस, क्या आप समझते हैं बीइंग अ इकोनॉमिस्ट कोई सियासी तौर पे भी एफर्ट इतनी मौसर रही है जिसके बाद ये रिजल्ट्स आ रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं, IMF ने अल्टीमेटली एक डेडलाइन के ऊपर ये करना था और ये जो हो रहा है इसमें कोई खास पॉलिटिकल क्रेडिट नहीं है? इसको आप कैसे देख रहे हैं? मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप ये माशी मैदान के ऊपर? डॉक्टर साहब, ये कहता जी इमरान, ये एक आई थिंक डीप क्वेश्चन है, और ये मैं इसलिए कहता हूं कि ये एक डीप क्वेश्चन है इसलिए कि IMF जो था वो पाकिस्तान के लिए लिटरली लाइफलाइन था। मतलब अगर वो ना होता तो हालात जो एब्रप्ट होते और जो चेंजेस आते वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होते। अब ये कैसे हुआ? देखें, एक तो बात यह है कि मैंने कहा था कि जब भी आप वो काम कर देंगे जो IMF ने आपसे टेक्निकल लेवल पे मांगे हैं, तो फिर हम राह हमवार करेंगे कि मैं इमरान को बैठ के उसके साथ डिप्लोमेसी कर सकूं और उसको बैठकर, चाहे वो आर्मी चीफ हो या पाकिस्तान का वजीर आजम हो, वो कन्विंस कर सके कि नाउ वी हैव डन अ लॉट एंड दिस इज द राइट थिंग टू डू। सो हमने 15-20 दिन जो जून के आखिर में थे ना इमरान, वेरी क्लियरली हमने बजट को ठीक किया, हमने रुपए की कदर को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा, हमने स्टेट बैंक से एक सर्कुलर आई थिंक एंड ऑफ जून में किया था जिसमें हमने कहा था कि हम कदगन उठा रहे हैं इंपोर्ट से। व्हेन दैट डे हैपेंड, तो मैंने अपने एक दोस्त के साथ आई बेट विद हिम कि विद इन डेज वी शुड सी समथिंग हैपनिंग ऑन द IMF फ्रंट, बिकॉज ये तीन चीजें जो थी मेरे ख्याल में कलीदी थी। बिल्कुल, आप कहते रहे, हमारे शोज में भी कहते रहे। बिल्कुल। उसके बाद PM का मिलना और ऑब्वियसली आर्मी चीफ का भी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करना डिप्लोमैट्स के साथ और IMF के हुकाम के साथ जो कि मैनेजरियल लेवल पे डील करते हैं। सो देयर इज द मैनेजमेंट, देयर इज द बोर्ड एंड देयर इज द टेक्निकल पीपल। हमने टेक्निकली हैंडल किया, मैनेजमेंट को हैंडल किया, PM ने बोर्ड को हैंडल किया, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ऑफ पाकिस्तान ने, एंड ऑल दिस हैपेंड। दिस इज द राइट वे टू डू। ठीक है, और एक और थोड़ा सा सियासी नौयत का भी सवाल आया हो, मेरे पास थोड़ा वक्त मजीद है। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा हुआ है, इसका ताल्लुक भी मईशत से है। कुछ मैंडेट दिए गए हैं आने वाली केयर टेकर सेटअप को, प्राइम मिनिस्टर को, कि वो कुछ फैसले ले सकते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से डील कर सकते हैं कुछ माशी मामलात के ऊपर। आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने बहुत सी केयर टेकर गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि एक क्लॉज वहां पे हमेशा होती थी और हमने कई दफा, मुझे याद है, मीटिंग्स में बैठ के उसको इन्वोक किया कि अर्जेंट नीड्स अगर कुछ मांग रही हैं तो वो कर देना चाहिए। पर इस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ ऐसे हम कुछ काम करना चाह रहे हैं जिनसे ऑब्वियसली डॉलर इनफ्लोज, डेट क्रिएटिंग डॉलर इनफ्लोज जो हैं वो आने हैं, उन एग्रीमेंट्स पे साइन होने हैं। अगर किसी को ज्यादा कंफर्ट आता है कि ये आइन की रूह भी इजाजत दे रही है ये काम करने की, तो वेल एंड गुड। एक चीज उन्होंने की है विच आई थिंक, आई डोंट नो, कि प्राइवेटाइजेशन का काम भी और इंटर गवर्नमेंटल जो हमारा एक्ट है उसका काम भी और PPP का काम भी जो है वो कर सकते हैं, जो ऑनगोइंग काम या कोई चीजें चल रही हैं। मतलब हमने प्राइवेटाइजेशन पिछले कई दिहाइयों में नहीं की, तो इन 2-3 महीनों में उन्होंने क्या करनी है, चलें एक उनको ऐसी चीज अगर करना चाहें। आई थिंक इसका ताल्लुक थोड़ा सा SIFC से है, वो जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनी है, कि अगर वो कोई काम करती है तो कोई लॉ ऐसा आड़े ना आ जाए। ये 4 चीजें दी गई हैं, क्लियर कर दें। एक तो ये है कि माहिदे जो मल्टीलैटरल्स और बायलैटरल्स के साथ हैं ये हम आगे बढ़ा सकते हैं, PPP का काम, इंटर गवर्नमेंटल का काम और प्राइवेटाइजेशन का काम। तो ये काम तो अब होना है, बिकॉज डेट और नॉन डेट के बगैर हम चल नहीं सकते। तो इसको पॉजिटिवली ही देखना चाहिए। इन द एंड डॉक्टर खाकान, एक सवाल जो जाहिर है हम सारी पॉजिटिव चीज़ें इकोनॉमी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छी बात है, सरमायाकारी भी आ रही है, दीगर चीज़ें भी हैं, लेकिन जो अवाम है, पब्लिक इंटरेस्ट, बिल्कुल पब्लिक भी है, हम याद रखवाते हैं किसी ना किसी तरह अवाम के इंटरेस्ट की, या अवाम को एक जो कह ले रिलीफ की कैफियत, जो कि बज़ाहिर आप कहते हैं बार बार कि रिलीफ का अभी कोई आसार नहीं है, बट स्टिल डू यू थिंक कि आवाम को कुछ थोड़ी बेहतरी देखने को मिलेगी इन द नियर फ्यूचर? आई डोंट थिंक सो कि मैं फील करूंगा। अब मैं आई एम जस्ट गोइंग टू द वेरी ह्यूमन लेवल ऑफ अ पर्सन एंड से क्या मैं फील करूंगा कि आटा सस्ता हुआ,
या चीनी सस्ती हुई मैं नहीं करूंगा। क्या बिजली का बिल जब जुलाई का आएगा तो अर्मिला को कुछ डॉलर तोड़वाने पड़ेंगे, मेरा ख्याल है तोड़वाने पड़ेंगे। So no, I think that feeling will not happen. That feeling will only happen, और जितने भी हम बाहर से पैसे भी ले आए, that feeling will happen जब हम ये अपने जो कलीदी मसाइल है ना कि बिजली क्यों महंगी हो रही है उसको जाकर हल करना शुरू करेंगे, पैदावारी सलाहियत बेहतर होना शुरू होगी, पाकिस्तान जो है दुनिया को कुछ बेचना शुरू करेगा। वो बहुत अब वो काम है जो एक्चुअल में अक्टूबर नवंबर में करना है किसी हुकूमत राइट को, डॉक्टर वरना ये स्लाइड रुकेगी। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे फॉर ज्वाइनिंग एक्सप्रेस और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। डॉक्टर खाकान नजीब मईशत के माहिर अपनी राय दे रहे थे इस वक्त जो सूरत हाल है। ओवरऑल सूरत हाल कुछ बेहतरी की जानिब जाती नज़र आती है, कुछ ना कुछ वो पैदा कुछ वो क्या कहते हैं बाहर के इम्कान हुए तो हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। हमने तबसरा और तजिया आपके सामने रखा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना में जहां ऑनलाइन शॉपिंग में 93% तक इजाफा हुआ है, वहीं हमारी घर बैठी खवातीन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोकल वेंडर्स बना नहीं सकते, लेकिन मैं ये कहूँगा वो करंटली बना नहीं रहे। Exactly. और मजे की बात है कि ये मोस्टली ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये साउथ एशियन कंट्रीज से ही जाते हैं। सो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, द फर्स्ट 3 लेटर्स हैं दे आर द सेम एज माय मदर्स नेम। अच्छा, मेकअप तो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही रिस्की है और मतलब बहुत सेंसिटिव सा मामला है। आप स्किन के ऊपर अप्लाई करो और स्किन आपकी ख़राब हो जाए, तो मोस्टली लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं ऑनलाइन ब्रांड्स पे। तो आपके वो कितने % लोग हैं जो ऑर्डर करते हैं मेकअप? काफ़ी लोग करते हैं, बल्कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो आई एम श्योर आपके साथ भी होगा, आप कहते हैं कि जी थोड़ी सी प्राइस बंदा ज़्यादा दे दे, लेकिन मेक श्योर कि आप ऑथेंटिक जगह से एग्जैक्टली मेकअप में तो ऐसे ही है। इस चीज़ के ऊपर अगर आप वो फॉरगो करोगे तो डेफिनेटली स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज जो होती हैं, स्किन पिगमेंटेशन हो सकती है। सो हेयर एट फायरडीनी वी हैव ह्यूमिडिफायर्स रनिंग रात को, और उसके अलावा वी मेक श्योर का एक सर्टेन टेम्परेचर में रूम रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी completely blocked off the warehouse from any kind of dust, so minimum जो हम कर सकते हैं। ये CeraVe है, this also opened up I think about 2 to 3 years ago. They hit big in COVID time, और बल्कि they've taken the market affordable, very good, highly rated, और they've given all the big brands a run for their money. Very popular brand, CeraVe and Ordinary in skincare. ये जिस तरह that's what we're trying to do at Faridini, कि हर बंदे को access होना चाहिए, वो नहीं ले सकता that's different, but they should have the option कि उनके पास वो एक facility होनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे अगर फेयरडीनी से ऑर्डर करना है तो आपके पेमेंट मेथड्स कौन कौन से हैं? हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ कोर्स। नेचुरली कस्टमर को होता है कि पता नहीं मैं पैसे दे दूँ, प्रोडक्ट आए ना आए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी जब प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है तब आपने पेमेंट करनी है, मोस्ट पॉपुलर यही है। बल्कि अब कुरियर कंपनीज ने क्या किया है, देव स्टार्टेड अलाउइंग यू कि आप पार्सल खोल के एक दफ़ा प्रोडक्ट चेक भी कर सकते हैं, विच वी डू। अल्लाह हाफिज़। बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं और आपकी इनफैक्ट मुलाकात करवाते हैं एक और एक्सप्रेसो हीरो से। स्क्रैबल चैंपियनशिप हुई है जिसमें पाकिस्तान के हम्माद हादी ने डायमंड कैटेगरी में अपना प्राइज जीता। अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप, इसमें पाकिस्तान के हम्माद हादी ने डायमंड कैटेगरी में पहली पोजीशन अपने नाम की, सो वी कैन कॉल हम्माद अ चैंपियन। उन्होंने इसमें 21 गेम्स जीतकर 24 में से सिंगापुर के जर्मी को दूसरी, अमेरिका के स्टेफन कैस को हराया, वो तीसरे नंबर पर रहे। ये हम्माद हादी के स्क्रैबल करियर का तीसरा इंटरनेशनल टाइटल है, और ऐसा हो नहीं सकता कोई पाकिस्तानी दुनिया भर में कहीं पे कुछ अच्छा करे और हम आपसे उसकी मुलाकात न करवाए। तो स्क्रैबल चैंपियन हम्माद हादी इज राइट नाउ लाइव विद अस। हम्माद, वेलकम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हम्माद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस मुकाबले के लिए, इस चैंपियनशिप के लिए जिसमें आपने इतना अच्छा खेला। वैसे स्क्रैबल ये जो एक गेम है, हम इस हवाले से इतना सीरियसली इसको समझ ही सकते थे कि इसमें भी आप वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, बट इट्स अ गेम, इंटरनेशनली ये बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है। सो अपने इस कंपटीशन के हवाले से बताओ, कैसा ये कंपटीशन था, कौन जो आपके ओपोनेंट्स थे वो किस तरह से परफॉर्म करे थे, टेक्निक, एवरीथिंग, शेयर अस अबाउट दैट।
शेयर विद अस। Okay. So actually this was the World Championship. ये हर 2 साल में एक मरतबा होती है. So I participated in the second division of this championship called the Diamond category. इसमें I guess 12-13 ममालिक से, डिफरेंट ममालिक से लोग आए हुए थे और the playing field was very tough. मैं जो था वो काफ़ी underrated player था इसमें और even I was the underdog. I wasn't the favorite to win the tournament, but obviously things turned out the way के जो है वो I won the tournament and you know it was so dominating कि मैं 4 राउंड तड़े विनर डिक्लेयर हो गया था। तो ये काफ़ी जो है वो ओवरवेलमिंग था मेरे लिए भी और गैर यकीनी था बाकी लोगों के लिए भी, इवन तो अदर वो थे ओपोनेंट्स थे मेरे और इवन फॉर माय टीम आल्सो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा तो हमाद, आपने जिस तरह से कहा कि आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग था ऑब्वियसली, ये सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि ये जो गेम है आपने इसको ही क्यों चूज़ किया? आपको लगता था कि इसमें आप आम जब आप बच्चे खेल रहे होते हैं या बड़े भी खेल रहे होते हैं, यू परफॉर्म रियली वेल और इसके बाद आपने इसको एज अ जो कह लें प्रोफेशनली स्पोर्ट को या इस गेम को परसू किया, या आपने दीगर स्पोर्ट्स को क्यों उस तरह से चूज़ नहीं किया? ये गेम जो है ये मैंने बहुत छोटी एज में खेलना शुरू किया था। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था और जस्ट लाइक एवरी पेरेंट ये जो है वो काफ़ी एजुकेशनल गेम है। इस पे वोकैबुलरी और मैथ पे काफ़ी फोकस होता है, ऑल्दो स्ट्रैटेजी और इस टाइप की चीज़ों पे भी फोकस होता है, बट प्राइमरी फोकस वाज ऑन वोकैबुलरी। तो ये मुझे बहुत काफ़ी यंग एज में मेरे पेरेंट्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो खेलते रहे, भाई भी साथ खेलते रहे, तो जो है ना काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हुआ। बट देन स्कूल में भी जो है ये आई गॉट टू नो कि इसका क्लब बना हुआ है स्क्रैबल का। तो वहाँ से तो जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी है उसका आगाज़ हुआ। इंटर स्कूल खेले, फिर नेशनल टूर्नामेंट खेले, एंड देन गॉट टू नो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी काफ़ी जो है वो इसकी फैली हुई है एंड दे हैव इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। तो फिर जो है वो राइट। सो सिंस इट्स अ वर्ड गेम और इसके लिए आपने जैसा कि खुद भी कहा कि इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैथमेटिक्स का भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आप क्या जो आपकी जो फॉर्मल स्टडीज़ हैं उसमें भी फिर आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने स्मार्ट हैं एज यू आर इन स्क्रैबल? ओह डेफिनेटली, आई मीन मैं अपने मुंह से नहीं करना चाहता तारीफ, बट यस ऑब्वियसली जो इवन हमारी कम्युनिटी में जितने लोग खेलते हैं वो दे आर द एलीट जेंट्री, सब पढ़े मतलब they are the most educated people of the town. Okay. और in the international community और and national community जो पाकिस्तान की टीम है ओवरऑल वो सारी जो है वो they are the most educated people I know. थोड़ा सा हमें इस गेम के हवाले से भी बताइए, हमें रूल्स ऑफ गेम क्या होते हैं? जब चैंपियनशिप हो रही होती है क्या 4 लोग खेलते हैं या 2 खेलते हैं? और दूसरा ये कि इसके लिए क्या कोई टाइमलाइन डिफाइन होती है या फिर जो पहले टास्क पूरा करे, कैसे होता है? थोड़ा सा हमारे देखने वालों, क्योंकि मुझ समेत बहुत सारे लोगों के लिए गेम नई भी है, आपसे बात हो रही है तो मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा है। तो ये जो है वो बोर्ड गेम है, जस्ट लाइक अदर बोर्ड गेम्स। तो ये हम 2 प्लेयर्स खेलते हैं आपस में। तो ये ऐसा होता है कि there are 100 people in a room, सही है, तो 50 होते हैं 1 versus 1, सही है। और you draw tiles from the bag, उससे टाइल्स से आप वर्ड्स बनाते हैं और ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, तो you keep making words until the tiles finishes. Okay. और उसके बाद जब टाइल्स खत्म हो जाता है, जिससे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उन वर्ड्स पे पॉइंट्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो जीत जाता है। और आपके कितने पॉइंट्स थे जब आपने चैंपियनशिप जीती? तो एक्चुअली देयर वर डिफरेंट राउंड, एक राउंड नहीं होता, हर राउंड होते हैं। तो 24 राउंड पे और हर विन पे 1 पॉइंट मिलता है, लूज पे कुछ नहीं मिलता है। तो वो 24 राउंड के बाद में 21 थे जब मैं फर्स्ट आया और जो सेकंड आया तो आई हैड थैंक यू वेरी मच हमाद, बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा लगा बात करके और आपसे बात करके रियलाइज हुआ कि ये भी एक अच्छी गेम है। थैंक यू वेरी मच हमाद हादी हमारे साथ मौजूद थे, हम बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट है हमारा सफर शर्त, और आपको मालूम है कि हम ट्रैवलिंग को लेकर और टूरिज्म को लेकर खास तौर पे फोकस रखे हुए हैं। जब से हम आपके साथ सुबह मुलाकात हमारी जब से शुरू हुई है, आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, आई मस्ट से, बहुत एंटिसिपेटेड है। पिछले दिनों में इनका जो इंडिया का दौरा था उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया। एंड वन ऑफ द वीलॉगर्स जिन्होंने भारत पूरा अपनी बाइक के ऊपर कवर किया। बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में। अबरार इनका नाम है, वाइड लेंस विद अबरार इनका यूट्यूब चैनल है। वकार मलिक साहब आज उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त स्पेशल। सफ़र शर्त स्पेशल में आज एक बहुत ही खास मेहमान है, और मैं अगर एक शेर कहूँ गुलजार साहब का, तो शायद आप उस मेहमान तक इस शेर की रोशनी में भी पहुँच सकते हैं। गुलजार साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि ज़िंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफ़र तन्हा। और ये जो तन्हा मुसाफिर है, ये आपको दुनिया भर की लैंडस्केप्स दिखाता है, आपको बूदोबाश दिखाता है, कल्चर दिखाता है, रहन सहन दिखाता है, और आप घर बैठे उसके साथ सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका अंदाज़ ऐसा है मुसाफरत का कि बिल्कुल आपको ऐसे लगता है जैसे आप उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। और आप में से अक्सर पहुंच गए होंगे, यकीनन मैं इब्रार की बात कर रहा हूँ, द वाइल्ड लेंस बाय इब्रार की। इब्रार साहब बहुत ही कमाल इंसान, बहुत ही हम्बल इंसान, और बहुत ही कमाल शोहरत पाई है। आज हमारे मेहमान हैं, इनसे पूछेंगे इनके जितने भी इन्होंने सफ़र इख्तियार किए हैं इस हवाले से, और बतौर ट्रैवलर इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। बहुत शुक्रिया इब्रार साहब। आप ये बताइए कि सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि जो पाकिस्तान के बहुत बड़े माउंटेनियर हैं नज़ीर साबिर, तो नज़ीर साबिर से किसी ने पूछा कि आप ये पहाड़ सर करने का आपको शौक़ कैसे डेवलप हुआ, तो उन्होंने कहा कि बचपन में जब हम पहाड़ देखते थे गाँव यानी सामने, तो हमें बड़ी एक बच्चों के अंदर एक तजस्सुस होता है ना कि पहाड़ के पीछे क्या है, तो वो पूछते थे, तो उमूमन उनको बताया जाता था, घर वाले बताते थे कि पहाड़ के पीछे कराची है। तो उन्होंने कहा मैं तो माउंटेनियर बना ही इसलिए कि मैंने पहाड़ के पीछे कराची देखना था। आपका जो शौक़ है ये भी बचपन के साथ कोई लिंक करता है? मतलब ये तो सारे कहते हैं कि मतलब हमें जो वो ट्रैवल का बचपन से शौक़ है, लेकिन कभी आपने जिस चीज़ को फील ना किया हो, आपको उस चीज़ वो एक ना फैसिनेट करती है कि पता नहीं, मतलब आप छोटे थे तो लाहौर कभी नहीं गए, तो आपने लाहौर नहीं देखा जी, लेकिन उसकी कहानियाँ सुनी थी, आपका दिल करता है कि हम जो है ना वो जाएं, यहाँ पे बसंत का टाइम है या कभी भी मौका मिले। लेकिन जो मेन मेरा ट्रैवल स्टार्ट हुआ था, जिससे मुझे जो एक ये जो ट्रैवल का एक शौक़ है जो पैदा हुआ, वो आई थिंक 2011 में मैंने एक रोड ट्रिप किया था नॉर्वे का। ठीक है। दोस्तों के साथ बाय रोड हम गए थे, कैंपिंग की थी, और उसमें हमने हाइकिंग करते थे दिन के टाइम, शाम को जहाँ पे दिल किया, कोई अच्छी जगह मिली वहाँ पे कैंप कर लिया। तो मुझे वो जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम थी ना, पहली बार, क्योंकि यूरोप, रेस्ट ऑफ यूरोप में आप कहीं पे भी जाना, आप वाइल्ड में कैंप नहीं कर सकते, वो कैंपिंग साइट्स होती हैं। तो नॉर्वे में ये होता है कि हमें कोई एक अच्छी खूबसूरत सी जगह मिली, हमने अपना टेंट वहाँ पे लगाया, खाना बनाया और आराम से खा के सो गए। तो नेक्स्ट डे उठे, हम नई जगह पे चले गए। वो जब 3 हफ्ते गुजरे, तो उसके बाद मुझे वो एक पहाड़ों से जो एक वो आपको लगाव सा हो जाता है। फिर मैं पाकिस्तान आना स्टार्ट हुआ, नेपाल गया, साउथ अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ गया, हर जगह पे अपना बैग पैक लेके, उसमें टेंट भी होता था, खाने का सामान भी है, सब कुछ है जो मुझे चाहिए होता है। 4-5 महीने के लिए गया या 6 महीने के लिए, जितने भी टाइम के लिए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिर एक जब भी आपको टाइम मिलता है निकल जाता था। अच्छा, इंसानों को हमने देखा है कि बचपन में अगर हम देखें ना चाइल्ड साइकोलॉजी, जी जी, तो इंसान शायद ऐसे लगता है जैसे बुनियादी तौर पे है ट्रैवलर, हम बुनियादी तौर पे अंदर से कुछ खाना बदोश हैं, बल्कि रहे हैं हम खाना बदोश, ऑफकोर्स हमारी जो एवोल्यूशन में तो हम खाना बदोश ही रहे हैं, लेकिन बाद में जो मजबूरियाँ होती हैं, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो जाती है ना ज़िंदगी में, रोज़गार की तमाम चीज़ें, बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रैवल को टॉप प्रायोरिटी या तरजीह अव्वल रखते हैं। तो ये आपने ट्रैवल को अपनी ज़िंदगी में जब टॉप प्रायोरिटी बनाया, तो वो कैसे बनाया कि मैंने बस अब मेरी करियर ही है? देखें, स्टार्ट में तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको जो है ना ऐसे करियर बनाऊंगा। मतलब ये तो एक ख्वाब ही होता है। मतलब जब आप देखते हैं लोगों को कि लोग जो है ना वो अपने शौक़ से अपने जो है वो फैमिली चला रहे हैं, और उस शौक़ को उनका इतना बड़ा हो गया है कि आज वो कहीं पे जाते हैं तो लोग जो है ना उनकी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। ये चीज़ें नहीं सोची थी कभी इसके बारे में, मतलब ये वहमो गुमान भी नहीं था। लेकिन ये ज़रूर था कि जब भी मुझे मौका मिलता था, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो मुझे 2 घंटे अगर फ्री मिले हैं, ठीक है, तो उन 2 घंटों में यही होता था कि मैं देख रहा होता था गूगल मैप्स को घुमा के कि कहाँ पे कौन सी जगह जो वो इंटरेस्टिंग आ रही है। अगर मैंने किसी को वीडियोस देखी हैं, शाम के टाइम आता, मुझे टीवी देखने का शौक़ तो है, लेकिन मैं या तो स्पोर्ट्स देख रहा होता हूँ या मैं ट्रैवल की वीडियोस देखता हूँ लोगों की, तो उसमें मुझे अगर कोई अच्छी जगह पसंद आएगी वो मैं उसी टाइम मार्क कर लूँगा। और फिर जब भी कभी मौका मिलेगा कि अच्छा अब मुझे 4 वीक मिले हैं, 4 महीने मिले हैं, किस एरिया में मैं जो है ना ट्रैवल करने जा रहा हूँ,
तो वैसे जब भी टाइम मिलता था निकल जाते थे। और फिर वो जब ये सोशल मीडिया का टाइम स्टार्ट हुआ, दोस्तों मैं पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे लगा रहा था तो दोस्त पुश करते थे कि अच्छा यार अब थोड़ी सी वीडियोस भी बनाओ ना, क्योंकि हम शौक से वीडियोस देखते हैं। तो बस वो ऐसे ऐसे कर वीडियोस बनाते बनाते जो है ना वो करते हैं। जो ट्रैवलर है या जिसको हम कहते हैं सियाहत, जी जी टूरिज्म ये है कि आप किसी भी इलाके में जाते हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ की ग़ज़ा जो है उसको देखते हैं, वहाँ की जो फूड है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ के लोगों को मिलते हैं, कल्चर में वहाँ पे कल्चर में जम होने की कोशिश करते हैं, और इससे डेफिनेटली वो भी कुछ सीखते हैं और आप भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये तो हो गया टूरिज्म। और एक होता है पिकनिक, कि आप फॉर द टाइम बीइंग किसी जगह पे गए पिकनिक करके, लेकिन उसमें आप आइसोलेट होते हैं, आपको कल्चर में नहीं घुसते। आप समझते हैं कि आप शुरू से आपके अंदर एक टूरिस्ट था, यानी टूरिज्म जो है वो एज अ ट्रैवलर आप शुरू से था, यानी आप मुख्तलिफ कल्चर्स में जाना, उसमें जम होना, मुख्तलिफ फूड को एक्सपीरियंस करना। देखिए जैसे आपने जिक्र किया ट्रैवल दो तरह की होती हैं। बहुत सारे लोग अगर किसी जगह ट्रैवल करने जाते हैं तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं, घर से निकलेंगे और वापसी तक जो है ना वो उसी तरह का फूड ट्राई करेंगे जो वो नॉर्मल लाइफ में करते हैं, उससे नहीं निकल हाँ। और होटल्स में स्टे करेंगे, रिजॉर्ट्स में जाएंगे, पब्लिक के साथ उनका इंटरेक्शन कम होगा, जो कि आई थिंक पाकिस्तान में मोस्टली जो टूरिज्म है वो इसी तरह की है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल नॉर्थ में जाएं तो हमें उनका कल्चर एक्सपीरियंस करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। मैं वही चीज़ कह रहा था, अभी मैं ट्रैवल करके आया हूँ तो जो खाने मैं इधर खाता हूँ वही खाने मुझे वहाँ पे मिलते हैं, वही कढ़ाई जो है वो साथ लेके जा रही है उधर भी, अंडे पराठे वही, हर चीज़ वही है। लोगों के साथ वो जो एक इंटरेक्शन है वो कम है वहाँ पे भी। जिन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा, अनलेस कि आप किसी जगह पे बैठ के बहुत ज़्यादा टाइम गुजारें, ठीक है, तो वो ज़रा मुश्किल सा हो जाता है जगह को एब्जॉर्ब करें। हाँ, तो वो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम होता है, अगर आप उसमें टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब मैं अगर पाकिस्तान से बाहर किसी जगह ट्रैवल करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अनप्लान्ड करूँ, मतलब प्लान ज़रूर होता है, मेरे पास एक रूट मैप होता है कि मैंने इस जगह से इस जगह तक जाना है, उसके दरमियान में जो है वो 40 to 50% मैंने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा होता है। उसको एक अंग्रेजी में कहते हैं सेरेंडिपिटी, यानी एक सरप्राइज, यानी आप चाहते हैं कि एक टूरिस्ट जो है उसको उसके लिए बड़ा अच्छा होता है एक सरप्राइज मिलना। हाँ, सरप्राइज मतलब का आप क्वेश्चन रखते हैं या वो स्पेस आपसे मिला हूँ, आप कहते हैं कि यार अबरार यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दे रही, मैं आपको एक डिफरेंट कल्चर के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो वो एक थोड़ा सा जो है ना उसके लिए मैंने अपने आप को ओपन रखा होता है, उसमें मोस्टली जो है वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। अगर लोकल्स जो हैं वो उसमें मतलब आई थिंक उसको निकाल दिया जाए उस सेक्शन को तो वो जो एक ट्रैवल की वो जो एक सेंस है ना उसमें वो काफ़ी हद तक निकल जाती है। वो फिर यही होता है कि आप जो है वो खूबसूरत जगह देखने आते हैं। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं किसी जगह जाऊँ सिर्फ खूबसूरत जगह देखूँ, बल्कि वहाँ के लोगों से सीखूँ कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते हैं जो हमें ऑलरेडी मिली हुई हैं। एग्जैक्टली। तो हमें उन चीज़ों की वैल्यू का नहीं पता। वो उस पर मैं आता हूँ, वो जो आप जो एक ट्रैवलर के अंदर एक हम्बलनेस पैदा होती है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सियाहत का बहुत बड़ा तोहफा आपके अंदर यही है कि आपको हम्बल कर देता है। बिल्कुल। उससे पहले जो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि आपकी जब मैं देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो लोग आपके साथ एक उनसियत रखते हैं या लोग अपने आप को आपके साथ बिल्कुल ऐसा सिंक फील करते हैं, उसकी शायद एक वजह ये भी है कि आप जो खुद गुलामी करते हैं। मसलन आप कहते हैं कि ये बाइक पे आप हैं और आप कहते हैं अच्छा भाई आज तो बड़ा सफ़र है और करना तो पड़ेगा, ये नहीं, वो टूरिस्ट जो है यही फिक्र है उसके जहन में, तो हर टूरिस्ट के जहन में चल रहे होते हैं बाइक करके। आप ये है कि वो जो जहन में चल रहा होता है वो आप करते हैं खुद गुलामी में, और बड़ी खूबसूरत चीज़। सिंपल सी चीज़ होती है कि लोग जो हैं वो टीवी की जो लाइफ है ना वो बनावटी लाइफ होती है, ठीक है, उससे जो है वो बहुत हद तक उन्हें वो लगता है कि कनेक्ट नहीं कर पाते। आपको ड्रामा देखेंगे, वो ड्रामा है, वो ख़त्म हुआ, आपको उसके साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे और वीडियोस पे लोग रियलिटी को पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो मेरा शुरू से पहले दिन से जब मैं करता था मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये चीज़ पे गौर किया कि मुझे जो लोगों की चीज़ें पसंद आती हैं वो यही होती हैं कि अगर वो नेचुरल लेके चल रहे हैं, वो जिस तरह मैं सोच रहा हूँ उसी तरह अगर आम एक इंसान जो देसी बंदा है ना वो सिमिलर सी सोच वाला ही होगा। तो अगर उसी चीज़ को किया जाए तो लोग ज़्यादा कनेक्ट होंगे बजाय में उससे। इसीलिए मैंने अपनी जो लैंग्वेज है वो भी उर्दू ही चूज़ की। उर्दू में भी पंजाबी आ जाती है, तो उसमें होता है कि हाँ कि आप अगर ज़्यादा सोचेंगे, मतलब पहले तो आप उर्दू को पंजाबी को उर्दू में करें, उर्दू को इंग्लिश में करें, वो ट्रांसलेशन में पढ़े रहें, तो आप जो है ना वो एक नेचुरल सा फ्लो में और नेचुरल लतीफ़ा जो है, यानी आप अच्छा आप अंदर एक हिस्से मिजाज है, वो जो नेचुरल लतीफ़ा है वो आप
कि उस वक्त एक बनता है और उसी वक्त आप कह देते हैं, बिल्कुल। तो उसमें ऑफ कोर्स कोई बनावट नहीं होती, इसमें कोई शक हाँ, नहीं। क्योंकि बाइक पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो साथ में जो इन्वायरमेंट है रही वो स्पीड से चेंज हो रही है, तो अगर आप सोचेंगे तो वो लम्हा जो है वो ऑलरेडी गुजर चुका होगा, तो उसी टाइम जो एक नेचुरल चीज़ चल रही होती है वो आप उसी तरह एक्सप्लेन करेंगे, लोग उसको पसंद करते हैं। एज अ बाइकर आपसे एक सवाल करना है, और जितने भी हमारे बाइकर दोस्त हैं उनके हवाले से एक सवाल, मैक्सिमम चंक जो है जी जी। आपकी ज़िंदगी में वो कितना है, यानी एक ही सीट की पुश्त यानी उस पर बैठे हुए हैं बाइक पे, और कितना मैक्सिमम ट्रैवल किया है किसी एक वक्त बगैर मतलब बगैर रुके, बगैर किसी आई थिंक नीचे अराउंड 250 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। मैंने वो किया था ईरान में किया था जब मैं पाकिस्तान की तरफ आ रहा था। अच्छा। तो डेजर्ट था, हवा बहुत तेज़ थी, मैं किसी जगह बाइक को खड़ा नहीं कर सकता, तो ऐसा लग रहा था अगर मैं अपने वो हेलमेट खोलता था तो स्किन जो है आपकी जल रही है, या अगर आप जैकेट ओपन करते हैं तो ऐसे लगता है कि आपकी जो है स्किन जो है वो सारी ख़राब हो रही है। तो उस चीज़ को फिर ये कि वहाँ पे कोई शॉप नहीं थी, कोई रेस्टोरेंट नहीं था, किसी जगह मैं ब्रेक ले सकूँ, कोई पेट्रोल पंप नहीं था। कमाल है। और इसका मतलब है कि उसके बाद ये 250 तो मैक्सिमम है, बाकी 100-150 तो नॉर्मल चलता रहता है। नॉर्मली ये होता है कि मैं जब भी थक जाता हूँ, चाहे अक्सर ये होता है कि आप खाना खा के बाइक पे बैठते हो तो 10-15 मिनट के बाद ना नींद आना शुरू हो जाती है, फिर किसी जगह रोक के चाय पी ली, आराम से गपशप लगाई, आप फ्रेश हो जाएं, क्योंकि आई थिंक वो उस तरह बाइक चलाना जो डेंजरस है, तो उसको थोड़ा सा जो मैं करता हूँ कि ज़रा फ्लेक्सिबल रह के आराम से चलाओ। इब्रार से गुफ्तगू का जो सिलसिला है ये बहुत मुश्किल है रुकना, जितना ज़िंदगी में इन्होंने सफ़र किया है, मेरा ख्याल है कि इतना ही वक्त हमें चाहिए इनसे गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन सेगमेंट का टाइम इस वक्त ख़त्म है और अगले सेगमेंट में इब्रार के साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए सफ़र-ए-शर्त स्पेशल। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव के लिए आगाही का आलमी दिन कल मनाया जाएगा। कल चूंकि हमारी मुहर्रम के हवाले से शो होगा, इसलिए हमने सोचा कि आज इस हवाले से बात की जाए। इस दिन को मनाने का मकसद हर सतह पर मर्ज से मुतल्लिक शऊर उजागर करना है ताकि इस खामोश कातिल पर काबू पाया जा सके। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 35 करोड़ से ज्यादा अफराद हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार है। उनमें तकरीबन 15% मरीज अपने मर्ज के बारे में इल्म रखते हैं, जबकि बाकी लोगों को इस मर्ज से आगाही ही नहीं है, यानी कि उनको हेपेटाइटिस है लेकिन उनको पता नहीं है। हेपेटाइटिस जी सालाना 10 लाख से ज्यादा अफराद की मौत का सबब बनता है और इस साल जो थीम है उसका थीम है जी 1 लाइफ 1 लिवर। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो इस मर्ज की कुछ इकसाम की वैक्सीन मौजूद हैं, लेकिन बर वक्त इलाज कराया जाए तो उससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। हेपेटाइटिस है क्या, लाइक क्यों होता है, कैसे होता है, अलामात क्या हैं, क्योर मुमकिन है या नहीं, इसी सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान मौजूद हैं जो कि CEO हैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, लॉन्ग टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बड़ा अहम दिन है जिस पे आपसे बात हो रही है और ऑलमोस्ट 1 मिलियन पर ईयर, आई मीन इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स आई बिलीव। पाकिस्तान इसमें आप जरा अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कहाँ स्टैंड करता है और क्या हम बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन पे आ चुके हैं हेपेटाइटिस को लेकर? जी, हेपेटाइटिस दुनिया भर का मसला है, लेकिन खुसूसन जिन मुल्कों में इसकी शरह ज़्यादा है, यहाँ अगर शरह से मुराद ये है कि जो नंबर ऑफ पीपल अगर हम परसेंटेज गिने या किसी तरीके से भी जब इसके अदाद शुमार इकट्ठे किए जाएं तो पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ हेपेटाइटिस बहुत सारा मौजूद है और उसको कंट्रोल करने की देरफोर कोशिशों की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरे ममालिक इस सफ में, इस अनफॉर्चुनेट लिस्ट में ऊपर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बेहतरी हासिल की। एक ज़माने में चाइना में ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी। इजिप्ट एक बड़ी मिसाल है, हमारी तरह का तरक्की पजीर मुल्क है और जहाँ बहुत हेपेटाइटिस था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी एफर्ट्स करके इसके ऊपर मर्ज के ऊपर काबू पाने की तरफ जो है ना एक राह इख्तियार की है। हम लोगों को बहुत अशद ज़रूरत है कि हेपेटाइटिस पे काबू पाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो कि बाद में लिवर को फर्दर डैमेज करता है और कभी कभार उसमें फिर जाके कैंसर की सूरत भी इख्तियार कर लेता है। हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इकसाम है, उनके बारे में थोड़ा बात करने की जरूरत है। आपके प्रोग्राम में जितना टाइम है उसके मुताबिक थोड़ी सी बात करेंगे। प्लीज हम चाहते हैं जरा मजीद इसको एक्सप्लेन। देखिए, हेपेटाइटिस से मुराद जो है ना वो सिर्फ लिवर की इन्फ्लेमेशन है। लिवर जिस सूरत में भी किसी इन्फेक्शन से, किसी और टॉक्सिन की वजह से, किसी और मर्ज की वजह से इन्फ्लेम हो जाए, नाराज हो जाए, तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। लेकिन कुछ इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस हैं जो अक्सर वायरसेस की वजह से हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई ऐसे हैं जो पानी के रास्ते फैलते हैं, जो वाटर बोर्न इलनेस है रियली।
लेकिन बहुत सारा फोकस हमारे यहाँ होना चाहिए जो इंजेक्शन के जरिए, ब्लड के जरिए, जो ट्रांसफ्यूजन के जरिए फैलते हैं, और वो है हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस बी वो है जिसकी वैक्सीन अब मौजूद है और उससे बचाव मुमकिन है। तो ये तो बहुत जबरदस्त बात है। और हेपेटाइटिस बी की शरह पाकिस्तान में हल्की हल्की कुछ नीचे भी गई है, और गालिबन उसकी मेन वजह वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी है। रह गया हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो है उसका जो क्योर मौजूद है, उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है अब, लेकिन उसकी वैक्सीनेशन नहीं है। यानी उसको बचाव का तरीका सिर्फ एहतियात है। और वो क्या एहतियात है? सबसे जो कॉमन तरीका जिसके जरिए हेपेटाइटिस सी फैलता है वो इंजेक्शंस है, बेवजह के इंजेक्शंस है, अनसेफ इंजेक्शंस है, एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं, और मुमकिन है कि दीगर चीजें जैसे कि अनसेफ शेविंग प्रैक्टिसेस हुई, बार्बर्स में चीजें जो है वो रीयूज होना, वो चीजें भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो आमतौर पर सामने आती है वो हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में इंजेक्शन का इस्तेमाल। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर फैसल, आपने खुद कहा कि हमारी जो हेपेटाइटिस सी है उसमें एहतियात की जा सकती है, दीगर दो हेपेटाइटिस के हवाले से आपने वैक्सीन मौजूद है। एहतियात ऑब्वियसली है, इसका असर हमारी लाइफस्टाइल का भी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बड़ा डिफरेंट है, स्मोकिंग, दीगर चीज़ें, अब ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। इस डेली रूटीन में एक ऐसी कौन सी एहतियात है कि आप पहले ही इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें और खुदा न खास्ता अगर ये मर्ज लाहक होता है तो वो ट्रीटेबल हो, ना कि वो वर्स्ट सिचुएशन इख्तियार करें? बिल्कुल ठीक जी। जो हमारी डेली लाइफ की हैबिट्स या चीजें हैं उनमें जो सबसे अहम है वो बेवजह इंजेक्शंस ना लगवाना है। अगर मैं सबसे पहले उसका जिक्र करता हूँ, और भी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले वो जी। क्यों? अच्छा, अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें तो दुनिया भर में फीकस पर पर्सन एंड दी एवरेज तकरीबन 3 साल के टीके लोग लगवाते हैं। हमारे यहाँ ये शरह जो है, ये जो एवरेज कह लें उसकी, वो 6-6.5 के करीब। इसका मतलब है कि पाकिस्तान मालिक में है जहां इंजेक्शंस का इस्तेमाल ज्यादा। अब इसकी क्या वजह है? हमारे यहाँ कल्चरल डिमांड है कि जी टीके के बगैर आराम नहीं आना, या हमारे डॉक्टर ज्यादा इसको लगा रहे हैं, जो भी वजह है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब सूरत में जो सबसे अहम मैसेज है वो ये, अव्वल तो बहुत सी बीमारियां ओरल रास्ते से दवाइयों से बेहतर हो जाती हैं। बहुत सी दवाइयों के लिए इंजेक्शन की या किसी भी दवाई की जरूरत नहीं होती। तो अपने ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जो बेवजह टीके ना लगा रहे, खुद से डिमांड ना करें कि टीका जरूर लगाना। एक बात। दूसरा, अगर टीका ऐसी सूरत हाल है जहां टीका लगना ही है, तो प्लीज ये इंश्योर करें कि टीका स्टेरॉइड सिरिंज से, नए पैक से निकले। और डॉक्टर साहिबान और हेल्थ केयर सिस्टम से भी मेरी दरखास्त है कि वो उस पर खुसूसी तवज्जो रखें और उसमें किसी किस्म की बदएहतियाती या लापरवाही ना करें। बिल्कुल ठीक। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। दूसरा ये है कि जाहिर है अगर आप बाल कटाते हैं, शेव करवाते हैं, ये तो अपना जो सैलून है, बार्बर है, जब आप जाते हैं तो वहां भी एहतियात कीजिए कि वो रेजर्स को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहे, और जो उनकी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको वो एक रीजनेबल प्रोसेस के थ्रू साफ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ देखा जाता है वो तीसरी चीज, ट्रांसफ्यूजन। हमारे यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सेफ करने के लिए बहुत अहम है कि हमारे ब्लड बैंक्स तमाम डोनेशंस को, एक तो वॉलंटरी डोनर से लें, और तमाम डोनेशंस को प्रॉपर तरीके से WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक स्क्रीन और टेस्ट किया जाए, ताकि इन्फेक्शियस डिजीजेस रूल आउट हों, ताकि जो ब्लड दिया जा रहा है वो साफ। ठीक है, ठीक है। कुछ डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाए और डायग्नोज हो जाए, क्या आप सफ़र कर रहे हैं इससे, उसके बाद उसके लिए क्या एहतियातें हैं, और क्या पाकिस्तान इस वक्त उन ममालिक में है जहाँ पे इसका मौसर इलाज मौजूद है, यानी कि इसको हम जानलेवा न कहें उस सूरत में, या आपको लगता है कि नहीं अगर हो गया तो फिर शायद कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, उन लोगों के लिए ज़रा इस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बता दीजिए। मैं हेपेटाइटिस सी के स्पेसिफिक हवाले से बात करूंगा। एक वक्त था कि इसका इलाज नामुमकिन था, इसका तशखीस ही नहीं होती थी, इलाज नामुमकिन था, महंगा था, तकलीफ दे था, उसमें टीके शामिल थे, बुखार हो जाता था लोगों को बहुत, यानी इससे इलाज करवाना मुश्किल था। वो दौर गुजर गया। आज दवाइयां मौजूद हैं, एक जो मौसर है, दूसरा जो सिर्फ दवाई खानी है जिसमें कोई इंजेक्शन नहीं है, और तीसरा वो मौसर है। 95% से भी ज्यादा जो है इसका क्योर रेट है। तो खुदारा अगर किसी को हेपेटाइटिस सी तशखीस हो गया तो आप घर बैठ के किसी परेशानी में ना बैठ जाएं, उसका इलाज करवाएं ताकि वो आपके जिगर को फर्दर डैमेज होने से पहले ही वायरस को क्लियर कर दे जिस्म से। राइट डॉक्टर साहब, राइट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे, CEO खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। हम हेपेटाइटिस डे के हवाले से बात कर रहे थे, एंड डॉक्टर साहब ने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप टीके जो लगवाते हैं
अवॉइड करें, ना लगाने पड़े, और अगर मजबूरी है तो मेक श्योर कि आप जो सिरिंज इस्तेमाल करें वो जरूरी है। सबसे बड़ा कॉज है एग्जैक्टली। पैकेट, अगर आप कहीं भी हेल्थ केयर क्लिनिक कहीं भी जा रहे हैं, पैकेट में से उसको निकलती हुई सिरिंज जो है उससे आप जरूर अपने आप को इस्तेमाल करवाएं, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत वर्स्ट हो सकता है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इससे पहले कि हमने कहा भाई हम आपको गलत फिगर्स ना दे, तो वी शुड हैव सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच। इस वक्त कोलंबो में जारी है। पाकिस्तान ने 412 रन की लीड ली है और इस वक्त श्रीलंका की बैटिंग जारी है। ताज़ा तरीन मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त 367 रन तकरीबन मजीद बाकी हैं। अरमला हसन और मधुष्का एंड दिमुत इस वक्त मौजूद हैं एंड पाकिस्तान 43 तक तो कोई विकेट नहीं गिरा पाया है। मजीद सूरत हाल क्या है, इसी पे हमने बात करनी है। बिल्कुल, हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हाफिज मोहम्मद इमरान कि आपने हमें ज्वाइन किया। ताज़ा तरीन मैच की सूरत हाल आप भी ज़ाहिर देख रहे होंगे, हमने भी कुछ बताया है किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की लीड को, और आज के दिन आज श्रीलंका को कितना टफ टाइम मिल सकता है। टीवी देख रहे होंगे। हाँ, वो भी अपडेट टीवी पे देखते हुए साथ साथ मुझे एक चीज और भी बड़ी अच्छी लग रही है कि एक तो आप क्रिकेट मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और दूसरा उसके साथ साथ आपको ये जो श्रीलंकन टीम के खिलाड़ी हैं जैसे कुराना रत्ने या मुदुष्का है के नाम इमरान, आपको पता है मैंने सुबह सुबह इमरान को इस बात पे दाद दी है कि इनको श्रीलंकन प्लेयर्स के नाम याद है और ये बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। साहब, ये एक थेरेपी है मुसलसल जो हम कर रहे हैं ताकि हमें नाम याद हो जाए जब तक हम टेस्ट जीते। जी जी, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। आगे जाएंगे, आप कहेंगे धनंजय आया, वो कहेंगे कभी आया और कभी जाया। वाह वाह, बहुत अच्छी चीज है देखिए पाकिस्तान के लिए। और चूंकि क्रिकेट तफरी है, चूंकि एक गैर मामूली नाम है, तो उसमें भी इंसान के लिए कुछ ना कुछ सीखने का मरहला जरूर रहता है। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद ये चीज़ है कि ये टेस्ट सीरीज मजमूई तौर पर पाकिस्तान के उन नौजवान क्रिकेटर्स के नाम है जिन्होंने आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अल्लाह करे कि लंबा खेले और कामयाबियां पाकिस्तान के लिए हासिल करें। आप सऊद शकील की बात कर लें, डबल सेंचुरी उनकी हुई। फिर आप कल जब अब्दुल्ला शफीक ने डबल 100 किया, सलमान आगा, तो ये तमाम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए इस सीरीज के जो स्टार्स हैं वो बनकर सामने आए हैं। उनके आप इनफरादी तौर पर कारकर्दगी को देखें, सऊद शकील की पहली 7 टेस्ट इनिंग्स में, अब्दुल्ला के डबल 100 को देखें, तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। इस टेस्ट मैच में भी अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जबकि बॉलर्स ने भी उनका भरपूर तरीके से साथ दिया। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है अब श्रीलंका के लिए कि वो इस लीड के पीछे कैसे पाकिस्तान की जाता है। कुछ बात जरूर होती रही कि पाकिस्तान को थोड़ा पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए था, लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी चूंकि वक्त जब पास होता है तो उसका कप्तान दोनों तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक ये है कि आपको एक ही बारी अपनी इंश्योर करते हैं कि आपको दूसरी इनिंग्स ना खेलनी पड़े, तो आप थोड़ा लंबी बैटिंग कर जाते हैं, वो इससे पहले किया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान इस किस्म की सूरत हाल में नहीं था। इतनी मुश्किल या इस किस्म की क्योंकि मैच के नतीजे पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हो। अब इम्तहान सबसे पहले मुबारकबाद अली सलमान आगा को और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक को। अब्दुल्ला शफीक पर इसलिए भी थोड़ा दबाव था कि वो रन्स नहीं कर पा रहे थे टेस्ट मैचेस में, तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी उनकी फॉर्म में वापसी हुई। उन्होंने डबल 100 किया, फिर उनके साथ साथ शान मसूद ने भी रन्स किए। इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ और भी नज़र आती है कि पाकिस्तान ने इस सीरीज में बेहतर रन आउट के साथ भी रन्स ऑन बोर्ड लगाए हैं, जो कि इस दौरे जदीद की क्रिकेट में उसका एक तकाजा जरूर है कि आपको बहुत ज्यादा सुस्त रफ्तार बैटिंग। बिल्कुल हमें, बल्कि वो इंग्लैंड का मैच तो आपको याद ही होगा, उन्होंने तो T20 बना दिया था टेस्ट मैच को पाकिस्तान में, इफ यू रिमेंबर। पहले दिन में उन्होंने 75 ओवर्स में 500 रन कर दिए थे। जी। तो ये अच्छे रन आउट्स के साथ पाकिस्तान खेल रहा है, ये भी खुशाइंद है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी देखने की है कि श्रीलंका की ये टीम, आप किसी से क्रेडिट तो रन तो बहरहाल रन होते हैं, ये जो हरीफ होता है ये अगर बहुत तगड़ा है, बहुत मजबूत है, बासलाहियत है, तो ये आपके बस में नहीं है। और अगर इसी तरीके से वो निस्बतन कमजोर है तो ये भी आपके बस में नहीं है। जो आपके सामने है आपने उससे खेलना है। श्रीलंका की इस टीम में जो सबसे बड़ी खामी नजर आ रही है, एक तो ये कि उनकी बॉलिंग बिल्कुल ही लगता नहीं है कि वो इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी मायार की है कि जिसको आप ये देख सकेंगे जो 5 दिन की क्रिकेट में 20 विकेट्स ले सके और अपनी टीम के लिए मैचेस जीत सके। सारे के सारे निसार लेकिन हाफिज साहब, उन्होंने जो पहला मैच था हमारा, उसकी दूसरी इनिंग में तो गिवन अस अ टफ टाइम। आई मीन 133 के लिए हमारी 6 विकेटें गिर गई थी और सारा टॉप ऑर्डर हमारा आउट हो गया था।
देखिए इसके बावजूद भी कि पाकिस्तान पहली इनिंग्स में भी उन्होंने पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर आउट किया, लेकिन उसके बाद सऊद ने और अली सलमान आगा ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। दूसरी इनिंग्स में भी जब पाकिस्तान टारगेट चेस कर रहा था उन्होंने विकेटें नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनका बॉलिंग स्टैंडर्ड है वो नहीं है कि जो टेस्ट मैच का होना चाहिए। फास्ट बॉलर्स अगर आपके पास ना हो अच्छे, जो कि 140 45 के ऊपर बॉल कर पाएं, जो कि सीम स्विंग बड़ा अच्छा कर पाएं, जो कि कंडीशंस का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएं, वो उनके पास नहीं है। आज आके जयसूर्या के ऊपर उनकी बॉलिंग फंसती है तो उसके ऊपर सारा इन्हिसार है। ये जो मुखालिफ टीम है उनको इसका फायदा होता है और पाकिस्तान ने भी इसका फायदा हुआ, वो फायदा पाकिस्तान ने उठाया भी है। देखिए जो उनकी पास उनके बेस्ट अवेलेबल हैं उन्होंने वो ग्राउंड में उतारे और पाकिस्तान ने उनका अगर वो कमजोरियां उनकी हैं तो उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाया और यही आप एक टेस्ट मैच में किसी भी क्रिकेट मैच में कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज ये है कि साइकिल पाकिस्तान का ये जो आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप का शुरू हुआ, अवे सीरीज पाकिस्तान की पहली थी और पाकिस्तान को इससे हो सकता है इससे कोई बहुत ज्यादा आसान हरीफ दोबारा ना मिले, तो पाकिस्तान के लिए दोनों टेस्ट मैचेस जीतना बहुत जरूरी था, अहम था पॉइंट्स के एतबार से। बिल्कुल मुख्तसर ये बता दें कि अब जिस तरह की बैटिंग चल रही है, जो कि पहली इनिंग में भी जब श्रीलंका ने 166 बनाए थे तो सिर्फ धनंजया जिनका जिक्र आपने किया सिर्फ वही खेल पाए थे, 57 रन उन्होंने स्कोर किए थे, अदरवाइज उनका भी टॉप ऑर्डर पूरा फ्लॉप गया था। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसार मौजूद हैं या नहीं? आपको लगता है कि बारिश के सिवा और कुछ नहीं है जो बचा पाए श्रीलंका को? देखिए एक तो पहलू ये है कि बारिश के सिवा कुछ नहीं है जो बता पाए, लेकिन क्रिकेट जो है ना बड़ी फनी सी गेम है। आप इसके बारे में आखिरी गेंद फेंके जाने से पहले तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग में पोटेंशियल है कि वो श्रीलंका की इस बैटिंग को आउट कर सकता है। चंदीमल हो गए, मैथ्यूज हो गए, धनंजया हो गए, पुराना रत्ने हो गए, उनके पास अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा है। मतलब 2 दिन का वक्त अभी बाकी है। आपने अगर 6 सेशन खेलने हैं तो 6 सेशन सर्वाइव करने के लिए मतलब आपको मैराथन बैटिंग करने की जरूरत है। कर सकते हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। ठीक है बस इमरान साहब, वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर कुछ घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं और इसमें अल्लाह करे विकेट निकल आए, शुरू हम एंजॉय करेंगे आपके भाई। क्रिकेट, शायरी, म्यूजिक ये सब कुछ साथ साथ चलता है, पाकिस्तानियों की जिंदगी ऐसे ही चल रही है। सो हाफिज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और काफ़ी अरसे से क्रिकेट को कवर करते हैं, अपना तजिया रख रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी परफॉर्मेंस रही है और इमरान साहब का जो तजिया है वो ये कहता है कि वक्त बहुत है, ये वक्त कैसे कटेगा श्रीलंका के लिए? पूरे 2 दिन है, आई मीन सो इट मींस ऑलमोस्ट 180 ओवर्स। हमारे पास वक्त की कमी, हमें ब्रेक लेनी है। हाल ही में कबूतरों की रेस का आलमी मुकाबला बार्सिलोना पिजन रेस चैलेंज 2023 का इनेकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर से आए हजारों कबूतरों ने हिस्सा लिया। बेल्जियम के 6433, नीदरलैंड के 4819, फ्रांस के 3909, जर्मनी के 955, इंग्लैंड के 309 और लक्समबर्ग के 36 कबूतर रेस में शामिल हुए। रेस की मुख्तलिफ कैटेगरीज में बेल्जियम, इंग्लैंड, नीदरलैंड और फ्रांस का कबूतर फातेह रहा। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस और तड़के तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर भट्ट। कबूतरों और इंसानों की दोस्ती हजारों साल पुरानी है। इस मासूम परिंदे ने इंसानों का साथ किस किस रूप में दिया, हैरत अंगेज मालूमात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। रोम के जूलियस सीजर हों या पर्शिया के द ग्रेट किंग साइरस, दोनों जंग और अमन के दिनों में सरकारी अहकामात अपनी रियासत तक पहुंचाने के लिए कबूतरों की मदद लेते। अल्फाज़े दीगर, अगर कबूतर को दुनिया की पहली हवाई कोरियर सर्विस कहा जाए तो बेजा न होगा। मेरे साथ हैं खुरम साकिब साहब, ये 2023 जेट के चैंपियन हैं। सर ये कितने साल का है? ये तकरीबन 4 इयर्स का। 4 इयर्स का। इसको आपने एक्सरसाइज करवा के, वर्जिश करवा के, कोई इसके लिए क्या मेंटेनेंस की है आपने कि ये चैंपियन बना है? इनका ये है कि इनको डे फर्स्ट से जब 35-40 डेज का बेबी होता है तो इनको ट्रेनिंग के लिए बाहर निकाला जाता है। फिर इनकी हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं, फिर इनको डिफरेंट चीज़ें देते हैं इनको मेंटेन करने के लिए, इनकी वैक्सीनेशंस करते हैं जो आपके सामने सब कुछ टेबल पे पड़ा हुआ है। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं टेक्सटाइल से हूँ, बेसिकली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा टेक्सटाइल का ही सेक्टर है। यू बिलीव इट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पिजन कीपिंग का शौक रखते हैं। इस समझदार परिंदे के मदाहों में दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और साइंटिस्ट शामिल हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बानी चार्ल्स डार्विन हो या शहरी आबादी तक बिजली पहुंचाने वाला पावर सिस्टम इजाद करने वाले निकोला टेस्ला, बॉक्सिंग के आलमी हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन हो
यहाँ हॉलीवुड के लेजेंडरी कॉबॉय क्लिंट ईस्टवुड सबके नाम कबूतरबाजों की लिस्ट में शामिल हैं। पूरम भाई ने कबूतर पालने के शौक में शहर में बड़ा नाम किया है, इनके पास खासे मेडल शेडल दिए हैं। आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पूरम भाई कोई डिटेल बताएं, कौन कौन से इवेंट थे ये, कौन कौन से टूर्नामेंट? ये लास्ट ईयर की ट्रॉफीज़ में से हम आपको बता देते हैं, जैसे कि उड़ान है पहचान लाहौर का काफ़ी फेमस कप है और जिसकी ओनरशिप जो कामरान नकवी साहब लेते हैं। वाह, तो इसका कोई इनामी कोई रकम भी होती है? जी, वो हर टूर्नामेंट की डिफरेंट रकम होती है। जस्ट लाइक आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं क्रिकेट मैच की तरह। जैसे उधर 11 प्लेयर्स होते हैं, यहाँ 7 कबूतर उड़ते हैं, वो प्लेयर्स होते हैं। तो आपने कमाऊ कबूतर सुने होंगे, ये कमाऊ कबूतरों का कमाल है। रेडियो की इजाद से पहले और फिर वर्ल्ड वार 1 और 2 के दौरान महाजों पर लड़ते फौजी कबूतरों की मदद से अपने प्यारों के साथ खतो किताबत और पैगाम रसाई करते। मेरे साथ हैं कामरान अब्बास नकवी, जिनका शुमार शहर के मारूफ पिजन कीपर्स में होता है। सर, ये आप सुबह तड़के तड़के क्या कर रहे हैं? मैं सर अपने कबूतरों को देख रहा हूँ और हमें शौक है, तो जाहिर बात है सुबह सुबह इनके साथ जब गुजरती है तो दिन अच्छा गुजर जाता है। घरों में पालने तक का जो सिलसिला है उसमें अगर आप जाएं तो आईना अकबरी, जो बादशाह अकबर के ज़माने में लिखी गई एक किताब है, उसके बारे में अगर उसमें आप मुतालिया करें तो पूरा एक चैप्टर है कबूतरों पर। फाक से इस किताब से मेरी नज़र गुजरी है, उसमें उसने दरबार अकबरी का जिक्र करते हुए कहा है कि एक बार अकबर बादशाह के दरबार में 20,000 कबूतर पेश किए गए, जिसमें से उन्होंने 500 कबूतर सेलेक्ट किए। बिल्कुल। ये जो कबूतर लवर जो कम्युनिटी है, ये आपस में आप कम्युनिकेट करती है कोई आपस में? सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं कि मेहमान नवाज बहुत होते हैं कबूतर परवर हज़रात जितने भी। हमें बुजुर्ग बताया करते हैं जो हमारे कबूतर परवर हैं सीनियर, कि अगर हम कभी कहीं जाया करते थे और रास्ते में कभी प्यास लग गई या भूख लग गई तो हम देखते थे कि किस घर के ऊपर जो है जाल रखा हुआ है कबूतरों का। अगर जाके हमने कह दिया कि हम लाहौर से आए, हमने कबूतर रखे हुए हैं, तो हमें खाना वैसे ही मिल जाया करता था। वाह, क्या जज्बा कबूतरी है, वेरी गुड। हमारी सोसाइटी में कबूतरों के लिए एहसास और मोहब्बत रखने का अंदाज निराला और दीदनी है। लोग मुस्तकिल बुनियाद पर अपने घर की छतों पर कबूतरों को दाना डालते और मिट्टी के कटोरों में पानी भर के रखते हैं। तो ये था आज का पिजन लवर्स एंड कीपर्स तड़के तड़के। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।